अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवर खावर। प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले हम बात करेंगे मौसम के हवाले से, जहां एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि लाहौर एक बार फिर से आलूदा शहरों की फहरिस्त में शामिल हो चुका है, जबकि कराची भी इस वक्त फ़ज़ाई आलूदगी के मामले में किसी से पीछे नहीं रहा। लाहौर की हवा के हवाले से अगर हम बात करें तो उसमें मौजूद आलूदगी की शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि गुज़श्ता रोज़ एयर क्वालिटी इंडेक्स देखें तो उसकी मजमूई शरह 657 तक पहुँच चुकी थी, जो कि एक इंतहाई ख़तरनाक सतह को ज़ाहिर करती है। इसी तरह से जो कराची की सूरत हाल है वो भी डिफरेंट नहीं है। कराची में भी फ़ज़ाई मयार जो है वो भी हम देख रहे हैं कि मुज़र है, और दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची का नंबर भी 9वें पर आ चुका है। और इसके अलावा पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में इस तरह से हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात अब बढ़ती जा रही हैं। कराची में हवा में आलूदा ज़रात की जो मिकदार है वो 183 पार्टिकुलेट मीटर्स रिकॉर्ड की गई है, जो कि सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती है। माहिरीन ये कह रहे हैं कि फ़ज़ाई आलूदगी न सिर्फ सेहत के लिए ख़तरा है बल्कि ये हमारे जिस्मानी निज़ाम को भी शदीद नुकसान पहुँचा रहा है। ख़ास तौर पर जैसे सांस लेने में हमें मुश्किलात का सामना है, दिल के अमराज के हवाले से अगर हम बात करते हैं, या जो मुख्तलिफ दीगर बीमारियाँ हैं, ये उसका भी सबब बन सकती है। और इसके अलावा ये आलूदगी माहौल पर भी मनफी असरात मुरतब कर रही है और शहर के जो कुदरती वसाइल हैं उनको भी नुकसान पहुँचा रही है। आज की दुनिया में फ़ज़ाई आलूदगी के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, जो कि एक संगीन चैलेंज की सूरत इख्तियार कर चुके हैं। और इस चैलेंज का मुकाबला करने के लिए हमें हुकूमत, इदारों और अवाम की मुश्तरका कोशिशों की भी ज़रूरत है। हम तमाम तर जो जिम्मेदारी है वह हुकूमत पर नहीं डाल सकते हैं। इंडिविजुअली हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम अपने शहरों को आलूदगी से किस तरह से बचाएँ। हमें अपनी गाड़ियों को उस हिसाब से रखना है, हमें फैक्ट्रीज़ को देखना है कि वहाँ से कितना धुआँ खारिज हो रहा है, फ़ज़ाई आलूदगी में उसका कितना हिस्सा जा रहा है, ताकि हम सब अपने शहरों को आलूदगी से बचा सकें और अपने आने वाली नस्लों के लिए एक साफ सुथरा माहौल भी फराहम कर सकें। आगे बढ़ते हैं, हम कुछ बात कर लेते हैं क्रिकेट के हवाले से, जहां मुल्तान के मैदान में पाकिस्तान ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए वेस्ट इंडीज़ को 127 रन से शिकस्त दी और सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। पाकिस्तानी स्पिनर्स की घूमती गेंदों ने मेहमान टीम के बैटर्स को बेबस कर दिया। खासतौर पर हम बात करें साजिद खान की, जिन्होंने इंग्लैंड की सीरीज़ में भी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी। उन्होंने इस मैच में मजमूई तौर पर 9 विकेटें हासिल की हैं, प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड अपने नाम किया है। इसी तरह बैटिंग लाइनअप में देखें तो बैटिंग लाइनअप में सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान ने उम्दा इनिंग्स खेली, टीम को सहारा दिया। लेकिन अगर मजमूई तौर पर बैटिंग की बात करें तो एक बार फिर से कंसिस्टेंसी की जो कमी है वो एक बार फिर से हमें दिखाई दी है। दूसरी इनिंग्स में शान मसूद ने सेंचुरी की और टीम के स्कोर में उन्होंने अहम किरदार अदा किया। इसी तरह दूसरी जानिब देखें तो वेस्ट इंडीज़ की टीम की कारकर्दगी भी खासी मायूस कुन रही, जहां उनके बैटर्स स्पिनर्स के सामने बेबसी की तस्वीर नजर आए। सिर्फ जो एलेक एथनॉस थे उन्होंने मज़ाहमत की और 55 रन की इनिंग्स खेली। और इसके आगे अब हम बात करने जा रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी की, जिसका सभी को इंतज़ार है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025, जहां भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ से उन्होंने 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। रोहित शर्मा टीम की क़यादत करेंगे और टीम में तजुर्बेकार और नौजवान खिलाड़ियों को दोनों को ही हम देख रहे हैं कि किस तरह से बैलेंस टीम करने की कोशिश की गई है, जिसमें रोहित शर्मा हैं, विराट कोहली हैं, शुभमन गिल हैं, जसप्रीत बुमराह जैसे बड़े नाम शामिल हैं। तो ये स्क्वाड भारत की मजबूत क्रिकेट की जो हिकमत अमली है उसको जाहिर करता है, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी में एक मजबूत हरीफ के तौर पर सामने आएगा। तो आज के इस प्रोग्राम में इन दोनों ही बड़ी खबरों पर हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद कुरैशी। अहमद, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान की शानदार फतह में आप क्या समझते हैं? सबसे ज़्यादा किरदार तो स्पिनर्स ने ही अदा किया। वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग लाइन थी वो बड़े बुरे तरीके से नाकाम हुई, वो बड़े बुरे तरीके से एक्सपोज हुए। किस तरह की परफॉर्मेंस देख रहे हैं आप पाकिस्तानी टीम की? देखिए, अगर तो हम जीत के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो अच्छी बात है कि पाकिस्तान जीत गया, और ये भी अच्छी बात है कि पाकिस्तान को रियलाइज़ हुआ कि इस जीत का फार्मूला क्या होना चाहिए, और वो ये कि अपनी होम कंडीशंस का फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान स्पिन ट्रैक बनाए और दूसरी जो भी अपोजिशन हो उसको आउट क्लास कर दे। लेकिन मैंने जब पाकिस्तान इंग्लैंड के अगेंस्ट 2 टेस्ट मैचेस जीता था और उसके बाद अभी जब पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीता है, तो तब भी मैंने यही बात की थी और अभी भी मैं यही बात करूंगा कि आप घर में जब आपकी सीरीज होंगी तब तो ये एक शॉर्ट टर्म प्लान आप इसको कह सकते हैं कि आप स्पिन ट्रैक्स बनाएं और उन पे अपने स्पिनर्स लगा दें और टेस्ट मैच तीसरे चौथे दिन तक जीत जाएं। लेकिन ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है आपका, क्योंकि तब क्या होगा जब आपने ओवरसीज कंडीशंस में जाके अपनी टेस्ट क्रिकेट खेलनी होगी
और वही हुआ कि इंग्लैंड वाली सीरीज के बाद जब हमने देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने साउथ अफ्रीका में टेस्ट क्रिकेट खेली तो वहां पे पाकिस्तान दोनों टेस्ट मैचेस हार गया। सो ये जो फार्मूला है ये विद इन पाकिस्तान तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए काम कर रहा है, लेकिन जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो हमारी जो बाकी खामियां हैं वो बुरी तरीके से एक्सपोज होती हैं, चाहे वो हमारी फास्ट बॉलिंग हो, चाहे फील्डिंग हो, या फिर हमारी बैटिंग हो। बैटिंग तो माशाल्लाह से पाकिस्तान की इस तरह हो गई है कि टेस्ट क्रिकेट में चलने का नाम ही नहीं लेती, और अब तो शायद कोई हसरत ही रहेगी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैट्समैन टेस्ट क्रिकेट में अच्छी बैटिंग करें या एक लंबी इनिंग्स खेलें। बहरहाल पाकिस्तान जीत गया है और ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान ने ये टेस्ट मैच जीता है। अगर आप वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान दोनों को देखें आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल पे, तो वेस्ट इंडीज लास्ट में है और पाकिस्तान सेकंड लास्ट पे है। तो आई थिंक ये दोनों टीम्स के दरमियान एक कॉन्टेस्ट था कि एट द एंड ऑफ दिस सीरीज कौन रहेगा आखिर में पॉइंट्स टेबल में। तो आई थिंक पाकिस्तान जो है वो सेकंड लास्ट ही रहेगा, अभी तक तो यही लग रहा है। लेकिन ये है कि अच्छी बात है जीत गए, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लान का भी सोचना चाहिए कि हमें अपनी टीम को इतना तगड़ा करना चाहिए कि कोई भी कंडीशंस हो, किसी भी तरह की कंडीशंस हो, हम अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सके। ठीक है, लेकिन अहमद हम ये देख रहे हैं कि काफ़ी तनकीद की जा रही है इन तमाम चीज़ों पर भी। बहुत से ऐसे एक्स क्रिकेटर्स भी हैं जो इस हवाले से कहते हैं दिखाई दे रहे हैं कि सिर्फ साजिद खान या नुमान ही खेलते रहेंगे, बाकी प्लेयर्स फिर टीम में क्या करेंगे। पाकिस्तान अगर इस स्ट्रेटजी से जा रहा है कि हम स्पिन पिचेस बनाएंगे और होम कंडीशंस का फ़ायदा उठाएंगे, आपने भी वही बात की है कि फिर बाहर जाकर क्या करेंगे, बाहर जाकर फिर हम एक्सपोज होते रहेंगे। तो ये प्रॉब्लम आपको लग रहा है कि फिर बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी टीम को तंग करने वाली है, फिर हम एक दो प्लेयर्स के सहारे ही चलेंगे? देखिए जाहिर बात है, जब आप इसी में ही खुश हैं कि हम सिर्फ घर में जीत जाएं और स्पिन ट्रैक्स बनाएं, एक तरफ एक एंड से साजिद खान को लगा दें, एक एंड से नुमान अली को लगा दें, 5-5 विकेटें लेके वो दूसरी टीम को आउट कर देंगे और हम इस तरह से टेस्ट मैच जीत जाएंगे, तो ये तो मतलब बेवकूफ़ी वाली बात है। आपका खुदा ना खास्ता ये स्पिनर्स अगर इंजर्ड हो जाते हैं या कोई इस तरह की सिचुएशन होती है तब आप क्या करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि क्या टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ स्पिनर्स का ही काम रह गया है? फास्ट बॉलर्स को तो फिर आप घर भेज दें जब आपने उनसे ओवर भी नहीं करवाने और उन्होंने विकेटें भी नहीं लेनी। तो ये मतलब बड़ा बेवकूफ़ाना फैसला है कि हर मैच में ही आप जो है ना स्पिन ट्रैक दे दें, हर मैच में स्पिन ट्रैक दे दें। अब ठीक है आपको एक फार्मूला मिल गया है, लेकिन लकीर के फकीर बन के उसी चीज़ को बार बार अडॉप्ट ना करें। आपको चाहिए कि डिफरेंट चीज़ें ट्राई करें, फास्ट बॉलिंग के भी ट्रैक्स बनाने की कोशिश करें। मेरे ख्याल में तनकीद जो हो रही है वो जस्टिफाइड है और उसकी वजह ये है कि मैंने तो खैर इंग्लैंड वाली सीरीज में भी यही कहा था कि आप घर में तो जीत गए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता आप ओवरसीज कंडीशंस में जाके जीत सकते हैं। और वही हुआ जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हमने रिजल्ट देखा, और आगे भी यही होता रहेगा, क्योंकि हम सिर्फ अब हर जगह तो आपको स्पिन कंडीशंस नहीं मिलनी ना। अब आप अगर इंग्लैंड जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, तो वहाँ ऑब्वियसली आपके फास्ट बॉलिंग के ऊपर बहुत सारा इन्हिसार होता है आपकी परफॉर्मेंसेस का। और फास्ट बॉलर जब यहाँ पे खेलेंगे ही नहीं और जब एकदम से उनको वहां जाके खेलना पड़ेगा तो फिर उनकी एकदम से परफॉर्मेंसेस कैसे आ जाएंगी, तो ये सोचना पड़ेगा पीसीबी को। ठीक है अहमद, दूसरी तरफ शान मसूद की कैप्टनसी को किस तरह से आप रेट करेंगे, किस तरह से आप देख रहे हैं टेस्ट सीरीज को, टेस्ट मैचेस को? अब एक लंबा अरसा हो गया है वो कप्तानी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको लगता है कॉन्फिडेंट कैप्टन बन सकेंगे मजीद वो? देखिए शान मसूद की अगर हम ओवरसीज कंडीशंस में जाके जो परफॉर्मेंसेस देखें वो तो बिल्कुल नील है। पाकिस्तान में भी मैंने आपको बताया कि जो एक फार्मूला इन्होंने बनाया हुआ है स्पिन ट्रैक्स वाला, उसी की वजह से पाकिस्तान इंग्लैंड के अगेंस्ट 2 टेस्ट मैचेस और ये वाला टेस्ट मैच जीता है। तो अगर उस तरह से देखा जाए तो शान मसूद की कोई कप्तानी उस तरह से आउटस्टैंडिंग साबित नहीं हुई। लेकिन देखिए कप्तान भी क्या करे जब आपके बैट्समैन रन्स नहीं बना रहे। अब आपके पास बाबर आजम जैसा वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है और उससे रन्स नहीं बन रहे, आपके पास रिजवान है उससे रन्स नहीं बन रहे, और प्लेयर्स हैं उनसे रन्स नहीं बन रहे। फिर दूसरी तरफ आपके फास्ट बॉलर्स मतलब है कि आपने ट्रैक्स ही ऐसे बनाए हुए हैं कि सिर्फ स्पिनर्स वहां पे चल रहे हैं, तो उसकी फिर क्या वो मतलब वो कप्तानी में और क्या एक्स्ट्रा करे। जाहिर बात है कप्तान यही कर सकता है कि उसको ये पता होगा कि मैंने इस कंडीशन के हिसाब से अपने इस फास्ट बॉलर को ओवर्स देने हैं। और जैसे हमने ओवरसीज कंडीशंस में देखा कि वो फास्ट बॉलर्स हमारे उस तरह से नहीं एग्जीक्यूट कर सके चीज़ों को, और हम दोनों टेस्ट मैचेस हारे।
तो फिर मेरे ख्याल में कि ये कप्तानी से ज़्यादा जो इशू है वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस का भी है, चाहे वो बैट्समैन हैं, बॉलर्स हैं, और हर एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि ठीक है वनडे में हमारा काफ़ी हद तक रिवाइवल हो गया है। टेस्ट क्रिकेट ये ऐसी क्रिकेट है जिसको हार्ट ऑफ द क्रिकेट या कोर ऑफ द क्रिकेट कहा जाता है, और उसमें हम अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। ठीक है, अच्छा अब कुछ बात कर लेते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। जिस तरह से भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, स्क्वाड देखकर आपको क्या लग रहा है? देखिए, अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी का फॉर्मेट देखें तो ये ओडीआई फॉर्मेट में होनी है जी। और इंडिया ने अपने खेलने हैं दुबई में, तो इंडिया ने वनडे क्रिकेट के डायनामिक्स को सामने रखते हुए और दुबई की कंडीशंस को सामने रखते हुए ये स्क्वाड अनाउंस किया है। और अगर आप स्क्वाड को देखेंगे तो उससे यही नजर आता है कि इंडिया जो है वो 4 स्पिनर्स के साथ गया है और 3 फास्ट बॉलर्स के साथ गया है, तो यानी इंडियन बॉलिंग का जो निसार होगा वो ज्यादातर स्पिनर्स पे होगा। और हमने देखा है कि यूएई में फास्ट बॉलर्स को उस तरह से हेल्प नहीं मिलती जिस तरह से स्पिनर्स को मिलती है। दूसरी तरफ अगर हम बैटिंग की बात करें तो बैटिंग में इंडिया के एग्रेशन भी आपको नजर आता है कि एग्रेसिव माइंडसेट वाले भी बैट्समैन हैं, जैसे रोहित शर्मा हो गए या यशस्वी जायसवाल हैं। फिर शुभमन गिल को उन्होंने वाइस कप्तान बनाया है, तो वो कहीं ना कहीं शुभमन गिल को रोहित शर्मा के साथ साथ पॉलिश कर रहे हैं, उसको अपना नेक्स्ट फ्यूचर कैप्टन देख रहे हैं। लेकिन शुभमन गिल की अपनी परफॉर्मेंसेस पे भी डिपेंड करता है कि वो इतना अरसा टीम में रहेंगे या नहीं। फिर उसके बाद ऋषभ पंत है, हार्दिक पांड्या, हम सब जानते हैं कि वो जिस तरह से बॉलिंग भी अच्छी करते हैं और बैटिंग तो वो वर्ल्ड क्लास करते ही हैं। सो ओवरऑल अगर आप स्क्वाड देखेंगे तो बड़ा बैलेंस स्क्वाड है, बड़ा जबरदस्त ऑन पेपर स्क्वाड है। और अब जो आजकल की क्रिकेट है उसमें देखिए ऑन पेपर मेरा नहीं ख्याल इतना मैटर करता है, आपका ऑन डे ज्यादा मैटर करता है कि कौन सी टीम ऑन डे अच्छा खेल रही है। क्योंकि ऑन पेपर आप जितने भी स्ट्रांग हैं, अगर आप ऑन डे अपनी स्किल्स को उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे और अपनी परफॉर्मेंसेस नहीं उस तरह से 100% दे पा रहे, तो फिर आप ऑन पेपर जितने भी स्ट्रांग हैं उसका फायदा नहीं है। सो आई थिंक स्क्वाड को देखते हुए और कंडीशंस को देखते हुए इंडिया की जहां पे इंडिया ने मैचेस खेलने हैं दुबई में, मेरे ख्याल में बड़ा वेल बैलेंस्ड और वेल डिसाइडेड स्क्वाड है। तो इसको इंडिया को मैं देख रहा हूं कि एटलीस्ट टॉप 4 में तो देख रहा हूं। ठीक है, और आपको क्या लग रहा है अगर पाकिस्तानी स्क्वाड के हवाले से अगर हम बात करें तो पाकिस्तानी टीम का जो स्क्वाड है एज एक्सपेक्टेड कौन कौन से प्लेयर्स शामिल होंगे, या अभी इसमें कुछ वक्त है कि काफ़ी टाइम लगेगा हमें अनाउंस करने में? देखिए, मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अनाउंसमेंट नहीं की जा रही, क्योंकि या तो आपका अगर आगे डोमेस्टिक का कोई चैंपियंस वनडे कप आ रहा हो या कोई वाइट बॉल टूर्नामेंट आ रहा हो तो समझ आता है कि यार आपका एक पर्टिकुलर वाइट बॉल टूर्नामेंट है और उसमें आप प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस देखेंगे और उसके हिसाब से आप आगे जाके स्क्वाड अनाउंस करेंगे। जब ऐसा कुछ नहीं है तो मेरे ख्याल में ज्यादा लटकाना नहीं चाहिए, क्लैरिटी दे देनी चाहिए ताकि सब प्लेयर्स को भी पता हो कि उन्होंने अपनी आगे चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी अवेलेबिलिटी को मेक श्योर तो खैर करना ही करना है, लेकिन वो तैयारियां भी अपनी शुरू कर दें, क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं है। आप जितनी जल्दी ये टीम अनाउंस करेंगे उतना अच्छा है और एक क्लैरिटी मिल जाएगी तमाम प्लेयर्स को और आपको भी। और उसके साथ साथ ये है कि देखें, मैं कल भी देख रहा था कि अब हर टीम ने अपनी टीम अनाउंस कर दी है सिवाय पाकिस्तान की, और पाकिस्तान होस्ट भी है इस टूर्नामेंट का और डिफेंडिंग चैंपियन भी। और मेरे ख्याल में कि पता नहीं पीसीबी को किस चीज का वेट है, लेकिन कर देना चाहिए अनाउंस। जहां तक आपने बात की कौन कौन से प्लेयर्स होने चाहिए, मेरे ख्याल में सैम अयूब तो नहीं अवेलेबल होंगे, पहले भी हमारी इस बारे में बात हुई थी, मैंने आपको कहा था कि 3-4 हफ्ते इसको लगेंगे और उसके बाद भी एकदम से तो वो आके नहीं जादुई परफॉर्मेंसेस दे देगा। सो चैंपियंस ट्रॉफी में तो वो नहीं आ रहा, फखर जमान को होना चाहिए। आई थिंक इमाम, अब्दुल्ला शफीक, ये खैर एक स्क्वाड जो पाकिस्तान का है वो ऑलमोस्ट सबको ही पता है कि क्या होना चाहिए, लेकिन ये है कि पाकिस्तान को कुछ चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसे अब इंडिया के साथ पाकिस्तान का मैच है दुबई में, ठीक है, सो पाकिस्तान को अपने वहां पे स्पिनर्स ऐसे चूज करने चाहिए कि जो पाकिस्तान को अगर सिंगल हैंडेडली भी मैच जितवाना पड़े तो जितवा सकें, क्योंकि अगर पाकिस्तान की वहां फास्ट बॉलिंग उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं करती तो 1-2 स्पिनर्स ऐसे हों जो पाकिस्तान को ब्रेक। अच्छा, और अहमद इसमें आप ये समझते हैं कि प्रॉपर स्पिनर्स की जब हम बात करते हैं, जिस तरह से साजिद खान ने भी कहा कि एक प्रॉपर प्रोफेशनल स्पिनर जो है वो यकीनन टीम में होना चाहिए, लेकिन काफ़ी एक लंबे अरसे से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम की, पाकिस्तान बोर्ड की ये कोशिश होती है कि कहीं ना कहीं हम एक बैट्समैन बॉलर को किसी तरह स्पिनर को कैरी कर रहे हो साथ।
देखिए हम ना रेलू कटों वाली पॉलिसी पे चलते हैं। हम कहते हैं जी ये हमारे पास बैट्समैन है, ये थोड़ी सी बॉलिंग भी कर लेता है, चलो इसको टीम में डाल दो। ये हमारे पास बॉलर है, ये थोड़ी सी बैटिंग भी कर लेता है, चलो इसको टीम में डाल दो। भाई जब ऐसे आपके आगे बैट्समैन लगे हुए हैं जो प्रॉपर बैट्समैन है या हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, तो फिर वो थोड़ी सी बॉलिंग कर लेता है वाला बॉलर नहीं चलता। या जब आपके आगे वर्ल्ड क्लास बॉलर्स लगे हुए हैं तो थोड़ी सी बैटिंग कर लेता है वाला बैट्समैन नहीं चलता। आपको एक प्रॉपर ऑलराउंडर चाहिए होता है, जैसे हार्दिक पांड्या है। और हर प्लेयर ऑलराउंडर नहीं होता, ये हमारे प्लेयरों को एक बीमारी लगी है। जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको भी शौक है बैटिंग करने का, जो स्पिनर्स हैं उनको भी शौक है बैटिंग करने का। जो ऑफ स्पिनर है वो पिछले काफी अरसे से नहीं आया। सईद अजमल के बाद मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा स्पिनर हमें नजर आया। नवाज था लेकिन वो उस तरह से नहीं परफॉर्म कर सका। और रिस्ट स्पिनर हमारे पास हैं, सुफियान है, अबरार है। अबरार को आप फिंगर स्पिनर, मिस्ट्री स्पिनर, रिस्ट स्पिनर जो भी कह लें, लेकिन उसके साथ साथ सुफियान मुकीम आपके साथ है। हाँ, एक स्पिनर ऐसा है जो मुझे लगता है होना चाहिए और वो पाकिस्तान को काफी हद तक हेल्प आउट कर सकता है, वो मेहरान मुमताज है। अब पीसीबी की कंसिडरेशन में वो है या नहीं है तो जब स्क्वाड आएगा तो पता चलेगा। लेकिन मेहरान मुमताज की अगर आप परफॉर्मेंसेस देखें वाइट बॉल की, तो वो ऐसी हैं कि उसको टीम में चांस दिया जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद कुरैशी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। अब कुछ बात करेंगे गजा की सूरत हाल के हवाले से, जहां हम देख रहे थे कि इसराइल की तरफ से गजा में 15 माह और 12 दिन से जारी अब इस जंग के बाद फाइनली इसराइल और हमास के दरमियान इस वक्त मुआहदा हो चुका है जंगबंदी के हवाले से, और यहाँ पर कैदियों की रिहाई और उनके तबादले के हवाले से बातचीत भी शुरू कर दी गई है। अपडेट कर रहे हैं आपको इस आम खबर के हवाले से, जहाँ इस मुआहदे की सबसे जो अहम खसूसियत है वो कैदियों की रिहाई है, जिसके तहत 3 इसराइली कैदियों और तकरीबन 95 फ़लस्तीनी कैदियों की आज़ादी का एहतमाम किया गया है। मुआहदे के तहत गजा में रोज़ाना 600 ट्रक इंसानी इमदाद की तरसील की इजाज़त भी दी जाएगी, जिनमें से 50 ट्रक ऐसे होंगे जो ईंधन लेकर जाएंगे, और इसके अलावा गजा के बेघर फ़लस्तीनियों को अपने तबाह हाल घरों में वापसी की इजाज़त भी दी गई है। अहम बात इसमें यह है कि कतर ने इस जंगबंदी की तस्दीक भी की है और इस मुआहदे में दोनों फरीकैन की जानिब से कैदियों की रिहाई, इंसानी इमदाद की फराहमी और बेघर अफराद की वापसी पर जोर दिया गया है। ताहम इसराइली वज़ीर ख़ारजा का इस हवाले से कहना है कि हमास के इक़्तिदार खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा कर सकता है, मुस्तक़बिल में अमन की कोशिशों को ख़तरे में डाल सकता है। इस जंगबंदी के आगाज़ में हमने देखा कि इसराइली हमलों में मजीद 19 फ़लस्तीनी शहीद हुए, 6 ज़ख्मी भी हुए। इसराइल और हमास के दरमियान इस जंग के दौरान 7 अक्टूबर 2023 से अब तक हज़ारों अफराद शहीद हो चुके हैं और इस जंग ने आलमी सतह पर शदीद तशवीश भी पैदा की थी। माहिर बैनुल अक़वामी उमूर मंसूर जाफ़र साहब हमें इस वक्त शो में ज्वाइन कर रहे हैं। मंसूर साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। गजा में अब 15 माह और 12 दिन के बाद हम देख रहे हैं जंगबंदी के इस मुआहदे को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये दोनों फरीकैन के लिए अगर हम बात की जाए तो एक सच्चाई की अलामत है, दोनों इस पर मिनोन अमल करेंगे? जहाँ तक तो जी हमास का ताल्लुक है तो हमास ने तो माजी में भी इस नौइयत की जितनी भी जंगबंदियाँ हुई हैं उसका इन लेटर एंड स्पिरिट एहतराम किया है, क्योंकि हमास हमेशा से एक रिसीविंग एंड के तौर पे ख्याल की जाती रही है। और अब भी जितने बड़े पैमाने पे इसराइल और उसके सरपरस्त अमेरिका ने इस खित्ते में और ख़ास तौर पर गजा की पट्टी में बड़े पैमाने पर तबाही फैलाई है, अब इस बात को सुन के हंसी भी आती है और अफसोस भी होता है कि ये कहा जा रहा है कि फ़लस्तीनियों को उनके तबाह हाल घरों को वापसी की इजाज़त दे दी गई है। तो आप सोचिए कि वो इमारतें कि जो किसी दौर में उन लोगों का मस्कन थी, जब वो उन तबाह हाल इमारतों को देखेंगे और उसमें मालूम नहीं है कि इस वक्त कितने उनके अपनों के लाशें हैं जो निकाले नहीं जा सके, दफनाए नहीं जा सके, किस नौइयत की वो सिचुएशन होगी, उनके क्या जज्बात होंगे कि जब वो अपने टूटे हुए घरों को और अपने मनहदम मकानात को देखेंगे। और उसके बाद उन्हें इस बात की भी अभी फ़िलहाल कोई उम्मीद नहीं है कि इस उनके जो तबाहल घर हैं या उनके मकानात हैं या उनकी जो बस्तियां हैं उसको दोबारा बसाने के हवाले से आलमी बरादरी को इकदाम करेगी, क्योंकि जिस आलमी बरादरी ने उन पर जंग रुकवाने के लिए तकरीबन 15.5 माह लगा दिए हैं, तो वो इस गजा की तामीर के बारे में खुद आलमी इदारे और अक़वाम मुत्तहिदा की तहकीकाती एजेंसियाँ ये कह रही हैं कि ये 1-2 बरस की बात नहीं, ये कम से कम 40 बरस का काम है कि अगर इसराइल इस गजा की पट्टी को वॉर फुटिंग पे भी, जंगी बुनियादों पे भी रिकंस्ट्रक्ट या रीबिल्ड किया जाए तो कम से कम इतना वक्त लग सकता है, क्योंकि इस वक्त गजा की जो पट्टी को जिस अंदाज से इसकी जो जोग्राफी है, एक तरफ समंदर है, एक तरफ से सिर्फ इसराइल की जो सरहद है, मिस्र के साथ जो सरहद है
वो खुलती है, वो छोटी ट्रैफिक के लिए खुलती है। बाकी तमाम की तमाम जो क्रॉसिंग्स हैं 3-4, वो सारी की सारी इसराइल के अंदर से आती हैं। अब इसराइल जिसने जंगबंदी के लिए इतने लैतोलाल से काम लिया, फलस्तीनियों को इतनी लाशें गिराई हैं, वो इसकी तामीर नौ के हवाले से जो तीसरा मरहला यकीनन एक अहम मरहला है, उसमें किस हद तक ताउन करे। और ख़ासतौर पे एक ऐसे तनाजुर में कि जब अमेरिका के अंदर इक़्तिदार की तब्दीली जो है वो देखने में आ रही है, और वो इसी नौइयत के इस खत्ते को जहन्नमज़ार बनाने के ऐलानात करके पहले ही जो है अपना एजेंडा वाज़े कर चुके हैं। तो ऐसे में मैं समझता हूँ जी ठीक है। मसूद साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं इसराइल हमास के दरमियान इस जंग बंदी को? आपको लग रहा है सिर्फ वक्ती तौर पर है और फिर जंग बंदी के आगाज में हमने देखा इसराइली हमलों में मजीद 19 फलस्तीनियों को शहीद किया गया, 6 जख्मी हुए, तो ऐसे वाकयात का फिर मतलब क्या समझा जाए? देखिए जी, ये आपके सामने इसराइल का ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है, क्योंकि रीसेंट पास्ट में भी इसी नौइयत की जंगबंदी जो है वो लबनान में भी की गई थी, और वहाँ पे भी जंगबंदी के दौरान ही, बल्कि जंगबंदी के ऐलान के साथ ही इसराइली तैयारों की जो है वो इवन बैरूत तक जो है वो बमबारी शुरू हो गई थी, और इसी नौइयत की जो सरहदी झड़पें और चीज़ें हैं वो चलती रहती थी। और उससे बाद अगर आप उसका सियासी मामलात के या माहिदात के हवाले से ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो आपको याद होगा 1993 में फ़लस्तीनियों को ही एक लॉलीपॉप दिखाया गया था, एक लारा दिया गया था कि उनकी एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम होगी 2 रियासती हल के फार्मूले के तहत, और माहिदा ओस्लो तय पाया था। माहिदा ओस्लो के लिए जितने भी मराहिल इसराइल ने खुद तय किए थे अमेरिका की ब्रोकरेज में, उन तमाम मराहिल को इसराइल जो है वो वायलेट करता है। हत्ता कि एक वक्त ऐसा आया कि जब यासर अराफात ने मुतालबा किया कि अब फाइनल नेगोशिएशन का, सेटलमेंट का मरहला आ गया है, तो आप मशरकी बैतुल मक़दस का स्टेटस का तयन करें ताकि हम उसे अपनी फ़लस्तीनी रियासत का मुस्तकबिल दारुल हुकूमत करार दे सके। तो हम उनके उस मुतालबे को दीवार पे दे मारा गया और उन्हें उनके रमल्ला कंपाउंड में बिसीज कर दिया गया, मैसूर कर दिया गया, हत्ता कि वो वहाँ रेड़ियाँ रगड़ रगड़ कर जो है उन्होंने जान दे दी फ्रांस के एक हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि उन्हें स्लो पॉइजनिंग का शिकार किया गया था। तो इसराइल का ट्रैक रिकॉर्ड तो माहिदात पर अमल दरामद के हवाले से और अपनी ही जो कमिटमेंट्स बैनुल-अक़वामी बिरादरी के सामने, अपने सरपरस्त आला अमेरिका के सामने करता है, इसराइल सिर्फ और सिर्फ ताकत की जुबान समझता है। और हमास ने और मज़ाफ़ती तंजीमों ने अक्टूबर 2023 में इसराइल को उसकी उसी जुबान में जब जवाब दिया, तो आपने देखा कि इसराइल दुनिया भर में जिस तंजीम के खिलाफ, जिन मुज़ाहमतकारों के खिलाफ दहशतगर्द होने का प्रोपेगेंडा करता था, आज उसे अपने यरगमालियों की रिहाई के लिए उन्हीं के आगे घुटने टेकने पड़े और उन्हीं से उनकी रिहाई की भीख मांगनी पड़ी, और उन्हीं के साथ बिलवास्ता मुज़ाकरात नतीजे में बैठ के एक माहिदा तय करना पड़ा। और हमास रोज़े अव्वल से ही ये बात कर रही थी कि आपको अगर अपने यरगमाली दरकार है तो आप जंग के जरिए ये नहीं ले सकते, आपको मुज़ाकरात की मेज़ पे आना होगा, और उस मकसद के लिए फायरबंदी जो है वो बुनियादी शर्त थी। तो अब उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन पे, और उनके सरपरस्त अमेरिका ने भी जो 27 मई 2024 को जो प्लान पेश किया था, वो मिन्नोअन यही प्लान है कि जिसको अब डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो अपने खाते में क्रेडिट के तौर पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। चले डोनाल्ड ट्रंप साहब क्रेडिट ले लें, लेकिन कम से कम इस खित्ते और इस खित्ते में जो तनाज़ात की एक आग जली आ रही है पिछले कई दहाइयों से, 7-8 दहाइयों से, उसे हल कराने में अगर वो कोई अहम किरदार अदा कर लेते हैं तो यकीनी तौर पर बहुत ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन मंसूर साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं? आप ही ये कह रहे हैं और हिस्ट्री भी सबने देखी इसराइल के मुआहिदों को सबूताज करने के हवाले से, अगर वो एक बार फिर से ऐसे करेंगे, कतर की जानिब से जंगबंदी की तस्दीक की गई है, तो कतर भी इसमें सालिस बना है, इसका मतलब फिर किसी का ख्याल किसी का पास एक बार फिर से नहीं रखा जाएगा अगर इसराइल की हिस्ट्री को हम देखते हैं तो? इसमें कोई शक नहीं जी। देखिए, आपने इन्हीं ऐसे ही लोगों के साथ और ऐसे ही इनके जो हिस्ट्री है उसके साथ लेके चलना है। लेकिन असल बात यह है कि इस वक्त जो गारंटर का रोल अदा कर रहे हैं अमेरिका, कतर और मिस्र, मैं समझता हूँ वो इस बार ज़्यादा इफेक्टिवली शायद इस बात को इम्प्लीमेंट करवा सके, क्योंकि इसके बाद आप देखिए कि जो आलमी इदारे थे जिनसे उम्मीदें थी, ख़ासतौर पर अक़वाम मुत्तहिदा से, कि वो फ़लस्तीनियों पर होने वाले मज़ालिम रुकवाने में अपना कोई किरदार अदा करेंगे, उन्होंने यानी सेक्रेटरी जनरल के खिलाफ भी पाबंदियां आयद कर देंगी। इसराइल ने खुद जो आलमी इदारे यहाँ पे इमदाद लाने के जिम्मेदार थे ओनरवा की शक्ल में, उन पर पाबंदियां लगा दी। हत्ता कि जो सेक्रेटरी जनरल हैं यूएन के, वो बैनुल-अक़वामी सिटीजन कहलाते हैं, उनके इसराइल दाखिले पर पाबंदी और उन्हें नापसंदीदा तरीन शख्सियत करार दी है, क्योंकि वो फ़लस्तीनियों के हक में मजलूमियत के बयान दे रहे थे। और इसी नौइयत की बातें इसराइल ने बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत के जो फैसले थे, जिस वक्त जिसके नतीजे में
इसराइल की जो सियासी और मिलिट्री क़यादत पर जंगी जराइम में मुलव्वस होने के हवाले से आलमी सफरी पाबंदियां लगाई गई, और इसी तरीके से मजीद जो उसको प्रोसीडिंग को रोकने के लिए जिस अंदाज से इसराइल ने और अमेरिका ने मिलकर जोर लगाया कि किसी तरीके से ये आलमी अदालत जो है इसके मैंडेट को ख़त्म कर दिया जाए, अव्वल तो वो उसे तस्लीम ही नहीं करते हैं। तो ये बेसिकली वो ट्रैक रिकॉर्ड था कि जिनको देखते हुए ये खदशात अपनी जगह मौजूद है। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ कि इसराइल को जितनी ज़्यादा आलमी तन्हाई, इंटरनेशनल आइसोलेशन का सामना है, उसमें अगर तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को नॉर्मलाइजेशन का डोल डालकर दोबारा से बहाली की तरफ ना गए, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त इसराइल एक ऐसा मुल्क बन चुका है, इसराइल की फौज एक ऐसी फौज बन चुकी है कि जो बकौल उनकी अगर उन्होंने ये गजा जंग जीती है तो उसमें अपने फौजियों को मेडल देने के बजाय उनको ये अहकामात दे रहे हैं कि आप अपने चेहरे छुपा के लड़ा करें, क्योंकि कल को अगर आप किसी बैरून मुल्क जाते हैं तो आप पर जंगी जराइम में मुलव्वस होने की वजह से वहाँ के अवाम और हुकूमतें जो है मुकदमात कर सकते हैं। तो एक ऐसी शर्मनाक जंग जिसकी वजह से इसराइल जो है वो न सिर्फ उसके फौजी न सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि बैरून मुल्क किसी को अपना चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रहे। उनके सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई है कि आप अपने जो भी नाम नहाद बहादुरी के किस्से हैं या जो फलस्तीनियों पर किए गए मजालिम हैं उन्हें डॉक्यूमेंट मत करें, क्योंकि ये आपके खिलाफ एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। जबकि आपने देखा है कि जंगों में हमेशा खासतौर पे हमास ने अपने जितने भी कार्रवाइयां हैं उनको फिल्म बंद किया है, उनकी अक्सबंदी की है। सिफर फासले से, पॉइंट ब्लैंक फासले से फलस्तीनी मुजाहिद जो है वो टैंक पर यासीन मिसाइल रखते हैं, रॉकेट रखते हैं, जिसके नतीजे में उनका मिरकाफा जो है वो हवा में रुई के गालों की तरह उड़ा दिया जाता है, जिसे दुनिया का महफूज तरीन टैंक शुमार किया जाता है। तो ये फर्क है इन दोनों मुल्कों के, इन दोनों फरीकों के या इन दोनों जंग के जो इस वक्त पार्टनर्स हैं उनके किरदार का, ठीक है, उनकी जुर्रत और बहादुरी का। ठीक है मसूद साहब, आप फिर अभी अगर बहाली के हवाले से बात करते हैं, गजा की आवाम के हवाले से, जिससे आपने कहा कि तकरीबन 40 साल का अरसा दरकार होगा अगर जंगी बुनियादों पर भी यहाँ पर काम किया जाता है, आपको क्या लगता है कहाँ से इसका आगाज़ होना चाहिए? किस तरह से आलमी बरादरी मदद कर सकती है? इस्लामिक बरादरी किस तरह से मदद कर सकती है? पाकिस्तान क्या इनिशिएटिव ले सकता है फिर इन तमाम तर चीज़ों में? वहाँ पर लोगों के घर बनने हैं, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। सबसे पहली जो ज़रूरत है वो तो ये है कि उनको ईंधन पहुँचाया जाए, खाना उन तक पहुँचाया जाए, जिसकी तरसील, जिसकी फराहमी अब शुरू हो चुकी है। ये यकीनन मैं समझता हूँ इस बहाली के लिए भी वार फुटिंग की बुनियाद पर जो है वो आपको इंतजामात करने होंगे। मैं समझता हूँ पाकिस्तान से बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव जो है इस वक्त एक तंजीम अल खिदमत जो है उन्होंने एक निजी वेंचर के तौर पे लिया है, कि जिसमें उन्होंने ऐलान किया है कि वो रीबिल्ड गजा के नाम से एक अपना प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, जिसमें 15 अरब रुपया जो है वो इकट्ठा करेंगे और उसे गजा के जो तबाह हाल बस्तियां हैं उसको दोबारा बसाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तकरीबन वहाँ पे जो बड़े पैमाने पे लोग बच्चे यतीम हुए हैं, लावारिस हुए हैं, 3000 यतीम बच्चों को अडॉप्ट करने के हवाले से और उनको पाकिस्तान में तालीम दिलवाने के हवाले से ऐलानात किए गए हैं। तो मैं समझता हूँ इसी नौइयत के ऐलानात और ख़ासतौर पे वहाँ पे जो सप्लाई चेन है उसका एक एयर ब्रिज, क्योंकि इस वक्त गजा की पट्टी में कोई एयरपोर्ट नहीं है। गजा की पट्टी से जो करीब तरीन एयरपोर्ट है वो मिस्र के इलाके अल अरीश में है। इस वक्त भी जो जितनी भी इमदाद आती है वहाँ भेजी जा रही है वो अरीश एयरपोर्ट पर आती है और वहाँ से ट्रकों पर लाद कर जो है उसे गजा की पट्टी में लाया जाता है। तो मैं समझता हूँ ये एक दरीना मुतालबा रहा है फ़लस्तीनियों का कि गजा की पट्टी में कम से कम एक हंगामी एयर स्ट्रिप बनाई जाए, एक ऐसा एयरपोर्ट बनाया जाए कि जहाँ बराह रास्त इमदाद जो है वो दुनिया से लाई जा सके और वक्त के ज़िया के बगैर जो है वहाँ डिस्ट्रीब्यूट की जा सके। तो मैं समझता हूँ माजी में भी इसराइल ने क्योंकि वो इवन जो गरब उर्दन में जो फ़लस्तीनी तंजीम जो नेशनल अथॉरिटी है उसे भी इस नौइयत की एयरपोर्ट ऑपरेट करने के लिए इसराइल की इजाज़त लेना पड़ती है, क्योंकि वो इसराइल की हवाई सरहद को भी और ज़मीनी सरहद को भी किसी दूसरे फरीक के कंट्रोल में देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अगर इस वक्त आलमी बरादरी, यूरोप, वेस्टर्न ममालिक इस बात की अहमियत को समझें तो मैं समझता हूँ कम से कम करीब तरीन को जो है इस नौइयत के इंतजाम जरूर किए जाने चाहिए कि जहाँ पर एक एयर ब्रिज जो है इमदाद का वो हंगामी बुनियादों पर कायम हो। दुनिया इमदाद देने के लिए तैयार है और माजी में भी बहुत बड़े पैमाने पे फ़लस्तीनियों की मदद की गई है, लेकिन यहाँ पे इस बात का एहतमाम किया जाना चाहिए कि वो इमदाद गजा के अंदर आए। अगर वो इमदाद फ़लस्तीनी नेशनल अथॉरिटी महमूद अब्बास के हाथ में दी गई
तो वो जिस अंदाज से पिछले 20 साल से उस इमदाद का, उस फ़लस्तीनियों को दी जाने वाली जो सपोर्ट है उसको अल्लाह में और खुद फ़लस्तीनियों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ फिर इस इमदाद का कोई फायदा नहीं होगा। फ़लस्तीनियों के दलिद्दर दूर नहीं हो सकेंगे। उसके लिए ठीक है, जो इस वक्त गजा के अंदर इस वक्त जो इंतजाम और इंसराम जिस भी तंजीम के पास, जिस भी सेटअप के पास जाए, उसकी बाकायदा, ताकि वो गजा की जो अवाम है उन तक डायरेक्टली पहुंच सके। आप किस तरह से देख रहे हैं? अगर हम ट्रंप के आने के हवाले से बात करें तो आपको क्या लग रहा है, क्या चेंजेस आपको दिखाई देंगे? जैसे अपनी जब इंतखाबी मुहिम के दौरान वो कहते रहे थे कि दुनिया में जंगों का खात्मा करेंगे, लेकिन कुछ रोज़ पहले का जो उनका बयान था वो उनका था कि मशरिक़ वस्ता जहन्नुम बन जाएगी अगर इस तरह के कोई मुआहदात नहीं होते हैं। आपको क्या लगता है ट्रंप के जो बदलते बयानात हैं ये आगे की पॉलिसी को किस तरह से चेंज कर सकते हैं? देखिए जी, ट्रंप साहब तो एक ऐसे गैर मुतवक्का शख्सियत हैं, उनके बारे में कोई तयक्कुन से बात कहना, खुद अमरीकी जो हैं वो इंतज़ामिया समेत और उनका खुद पेंटागन जो है वो इस बात से शाकी और हैरान रहता है कि ट्रंप साहब अगर रात को सोए हैं और उन्हें कहीं रात लेट नाइट कोई ख्वाब आ गया, कोई ख्याल आ गया, तो वो ट्वीट की शक्ल में या अपना जो उनका सोशल मीडिया ट्रुथ अकाउंट है वहाँ पे उन्होंने उसको मुश्तहर कर दिया। तो उन सब के लिए जो है वो जान पर बन जाती है कि हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो लिहाजा उनके बारे में कोई तयक्कुन से कहना, लेकिन इस वक्त कम से कम मशरिक़ वस्ता के हवाले से ये बात वाज़ेह रहनी चाहिए कि चाहे डेमोक्रेट्स हों या इस रिपब्लिकन हों, उन तमाम का मशरिक़ वस्ता के हवाले से एक ही एजेंडा है, बाइडन हो या। ठीक है, बहुत शुक्रिया। माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर मंसूर जाफर साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हम देख रहे हैं कि अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो तकरीब फलबरदारी है वो होने जा रही है, जिसके इंतजामात भी मुकम्मल कर लिए गए हैं और इस हवाले से इतलात यही इस वक्त मौसूल हो रही हैं कि तकरीब एक तारीखी मौका भी होगी। मौसम की शिद्दत के बायस ये कहा जा रहा है कि पेश नज़र इस तकरीब को रोटंडा हॉल के अंदर मुंतकिल किया गया है, जहाँ ट्रंप अपने मनसब का हल्फ उठाएंगे और ये फैसला सर्द मौसम की वजह से किया गया है ताकि अवाम को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इस मौके पर तमाम तैयारियाँ जो हैं वो भी मुकम्मल की जा चुकी हैं। अमरीकी अवाम समेत दुनिया भर से लोग इस तकरीब में यकीनी तौर पर काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक पीर की शाम होने वाली इस हलबरदारी में आलमी रहनुमा भी, यानी कि आज आलमी रहनुमा भी यहाँ पर शिरकत करने जा रहे हैं और इस तकरीब में पाकिस्तान की नुमाइंदगी अमरीका में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख करेंगे, जबकि पाकिस्तान की सियासी शख्सियात और जो पाकिस्तानी अमरीकन हैं वो भी इस तकरीब में शरीक होंगे। इसके अलावा इस तकरीब के दौरान जो ट्रंप के हामी हैं या उनके जो मुखालफीन हैं, ये भी कहा जा रहा है कि उनके दरमियान मुजाहरों का भी इम्कान है। जैसे ही ट्रंप की अलबरदारी की तकरीब के करीब पहुँचेंगे तो उनके जो हामी हैं, मुखालिफ हैं, वो भी अपने इज़हारात का ख्याल यहाँ पर करेंगे और ये मुजाहरे भी इस बात का इशारा हैं कि ट्रंप की क़यादत में भी हम देख रहे हैं कि अमरीका में वाज़ेह तकसीम दिखाई दे रही है और उनके बारे में जो आराम में तजाद है वो भी यकीनी तौर पर यहाँ मौजूद है। ये हलबरदारी अमरीकी तारीख में यकीनी तौर पर एक नया बाब भी खोलने जा रही है। साबिक सफ़ीर डॉक्टर जमील अहमद खान ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस हवाले से मज़ीद बात भी करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आज अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हलफबरदारी है, आप किस तरह से देख रहे हैं? अपने दूसरे टेन्योर का आगाज़ वो करने जा रहे हैं। प्रोग्राम में पहले भी हम इस हवाले से बात कर रहे थे कि काफ़ी अनप्रडिक्टेबल शख्सियत है उनकी वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात करें, पेंटागन के हवाले से बात करें, उनसे भी नहीं बनती है। उनके पहले टेन्योर में भी इस तरह की चीज़ें देखी गई हैं। आपको लगता है कि कुछ सीखा होगा उन्होंने माजी की गलतियों से, या जिस तरह के डोनाल्ड ट्रंप हैं वो वैसे ही रहेंगे? जी, वो तो खैर उनकी जो तरीक़ाकार है उसमें कोई महसूस नहीं होता कि कोई फ़र्क पड़ेगा। जो स्टाइल है उनका हुकूमत चलाने का, जैसे पिछली दफ़ा जिस स्टाइल से उन्होंने चलाया था और जितनी कामयाबी हुई थी उनको, तकरीबन पहले 100 दिनों में जो उन्होंने ऐलान किया था कि जो जो चीज़ें उन्होंने करनी थी तकरीबन 60% उसमें से कर लिया था। इस दफ़ा भी पहले 100 दिनों का उन्होंने अपना प्रपोजल दे दिया है, आउट कर दिया है, देखेंगे क्या होता है। लेकिन उनके स्टाइल की वजह से पूरी दुनिया में एक अनसर्टिनिटी सी है, एक जब सा है और लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपने कैंपेन के दौरान बता दी थी कि क्या क्या करना है। जैसे कि उन्होंने बता दिया था कि मैं टैरिफ लगा दूंगा 60% चाइना पर और 25% उनके जो गिरदे नवा और बाकी दुनिया के ममालिक हैं। तो यूरोप के लोग सर जोड़ के बैठे हुए हैं। आसियान के फॉरेन मिनिस्टर्स ने कल मीटिंग की है, उन्होंने अपना लाया अमल तय करना शुरू किया है। तो ज़ाहिर है ये बड़े फैसले हैं और महसूस होता है कि वो अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत
जो कि अमेरिका के सदर का एक इस्तेहकाक है कॉन्स्टिट्यूशन में, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 2 और उसका सेक्शन 1 इजाजत देता है कि वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर यानी कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत इम्प्लीमेंट करें। मिसाल के तौर पर ऑफिस में जाने के बाद वो पहले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर चंद जो इशू करेंगे, 100 उन्होंने करना है, लेकिन जो पहले करेंगे उसमें डिपोर्टेशन का वो अनाउंस कर चुके हैं कि ये मैं जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं या जो अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेशन तकरीबन 30 लाख के करीब, तो उनको मैं डिपोर्ट करना शुरू कर दूंगा, और उसके लिए बहुत ज्यादा तैयारी की हुई है। इसी तरीके से टैरिफ के बारे में उन्होंने कहा हुआ है, इसी तरीके से अबॉर्शन के बारे में उन्होंने कहा हुआ है, इसी तरीके से उन्होंने और जो बातें की हैं खासतौर पर जो अपनी ब्यूरोक्रेसी को सबक सिखाने के लिए, उस पर उन्होंने अनाउंस किया हुआ है। 60 FBI के वहाँ एहलकार है, उनकी लिस्ट तैयार है कि उनको नौकरी से निकालेंगे या, लेकिन उसके लिए उनको कुछ अमेंडमेंट्स करनी पड़ेंगी कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि बहुत आसान उनके लिए है। लोअर हाउस अपर हाउस दोनों उनके पास है, बिल पेश करेंगे तो जाहिर है उनकी पार्टी है, उसको बिल को में कोई मुदाखलत नहीं होगी और वो पास हो जाएगा मेजॉरिटी से। तो उस लिहाज से यस, इस दफा ये डोनाल्ड ट्रंप मजीद ताकत के साथ, मजीद तजर्बे के साथ, पिछली दफा उनको तजर्बा नहीं था, अब हुकूमत चलाने का भी तजर्बा हो गया है, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो मजीद ताकत, अब वो ताकत इसी वजह से हर मुल्क यही सोच रहा है, ईरान खास तौर पर हो गया, चाइना हो गया, यूरोप हो गया नेटो के हवाले से, ईरान हो गया अपने जो इजराइल के अज़ाइम है हमला करने के, न्यूक्लियर उनका जो है इनरिचमेंट का, उस हवाले से, चाइना ट्रेड टैरिफ के हवाले से और कंपटीशन के हवाले से, ये तो जियोपॉलिटिकल मामला है। जो उनके अपना इंटरनल है, वहाँ एक्टिविस्ट उनके एक्टिविस्ट यकीनन वो भी जुलूस जलसे निकालेंगे, और ये एक तारीखी किस्म का आज इनॉग्रेशन होगी, ओथ टेकिंग सेरेमनी होगी, जो कि जिसमें कि खूबसूरत बात ये है कि पहली मर्तबा अमेरिकन हिस्ट्री में एक ऐसा सदर जो कि सजा याफ्ता है वो ओवल ऑफिस में और व्हाइट हाउस में कदम रखेगा। तो ये भी एक नई नबीद है अमेरिकन हिस्ट्री की। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब आप किस तरह से देख रहे हैं, जैसे आपने खुद ही ये कहा कि मजीद ताकत के साथ वो उभरेंगे, अपनी टीम बड़ी ज़बरदस्त वो क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिसमें एलॉन मस्क सर फहरिस्त हैं, उनकी लगता है काफ़ी मुशावरत इस अमल में शामिल रहेगी आने वाले वक्त में भी। पूरी दुनिया के लिए डोनाल्ड ट्रंप के जो फैसले हैं उनको आप किस तरह से देख रहे हैं, कोई पॉजिटिव चेंज हमें देखने को मिलेंगे? अगर हम पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए हमारी भी? पाकिस्तान के एजेंडे में आपने देखा, कल उन्होंने 1 घंटे की तकरीर की, आपने कैंपेन के दौरान भी पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया। और वो क्यों नहीं किया? वो इसलिए नहीं किया कि पाकिस्तान जो पहले उसकी अमेरिका की नज़र में एक अहमियत थी, जब वो सोवियत यूनियन के खिलाफ उनका साथ दे रहा था पाकिस्तान, और दुनिया के 60 ममालिक से मुजाहिदीन जब आ रहे थे पाकिस्तान के जरिए लड़ने के लिए सोवियत यूनियन के खिलाफ पाकिस्तान समेत, तो उस वक्त डॉलर्स की बोरियां आती थी, डब्बे आते थे। लेकिन उसके बाद वॉर ऑन टेरर मुशर्रफ के ज़माने में वो लॉटरी खुल गई पाकिस्तान की, तो उसके बाद भी बड़े अच्छे मरासिम रहे, बड़े उनको पैसे मिलते रहे। अब क्या है? अब तो कुछ भी, अब तो खास उनका इंटरेस्ट नहीं है, मां सिवाय इसके कि अफगानिस्तान में जो दहशतगर्द ग्रुप्स हैं वो कहीं फैल के अमेरिका तक ना एक्शन अपना करना शुरू कर दें। उसके अलावा तो उनका कोई अभी इंटरेस्ट इतना रहा नहीं। और जो दूसरा इंटरेस्ट है वो चाइना कंटेनमेंट के हवाले से, अगर पाकिस्तान पर जो थोड़ा बहुत प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे, वो डालने की कोशिश करेंगे वो, तो पाकिस्तान की जो अहले वतन ये समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में या कोई बहुत पाकिस्तान पे वारे नारे होना शुरू हो जाएंगे, तो वो नजर नहीं आता। या सियासी लिहाज से भी उम्मीदें और आस लगा के बैठे हुए हैं कुछ हमारे हल्के के पाकिस्तान में सियासी तौर पर कोई मुदाखलत होगी, तो वो भी इस वक्त फिलहाल नजर नहीं आता है कि वो इस एजेंडे पे आगे चल के जब चाइना कंटेनमेंट की बात आएगी, जब इंडिया को आगे मजीद मजबूत किया जाएगा, तो उस वक्त पाकिस्तान खुद ब खुद फिगर हो जाएगा, पाकिस्तान खुद ब खुद सामने आ जाएगा एजेंडे के। लेकिन वो जो पहले 100 ऑर्डर हैं, 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मैंने जिसका जिक्र किया, जो आज रात से शुरू हो जाएंगे, तो उसमें कोई पाकिस्तान के मामले में कोई खास चीज नजर नहीं आती है इस वक्त। लेकिन पाकिस्तान को अपने कार्ड सही तरीके से खेलना चाहिए। हमारी खारजा ऑफिस में कंटीजेंसी प्लान होना चाहिए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेस्टिनेशन है अमेरिका,
जहां हम अपना माल भेजते हैं, जहां से हमें मुनाफा होता है, तो ये टैक्स वगैरह का सिलसिला हुआ तो पाकिस्तान को इस पे कंटीजेंसी बना के रखनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि कुछ काम किया होगा लेकिन मंजर आम पर नहीं आया है। लिहाजा और पाकिस्तान जियोपॉलिटिकल लिहाज से अगर ईरान के खिलाफ कोई एक्शन होता है तो वो भी पहले से तैयारी करके रखनी होगी। चाइना के हवाले से पाकिस्तान पे प्रेशर आता है तो वो भी तैयारी करके रखनी पड़ेगी। इन तमाम मामलात पर हमें जरा मुतहरिक होना होगा और अमेरिका में हमें एक मुतहरिक सफीर की जरूरत है जो कि डायनामिक हो, क्योंकि जिस स्पीड से डोनाल्ड ट्रंप जाएंगे उस स्पीड को पकड़ने के लिए ऐसी शख्सियत का होना बड़ा जरूरी है, उसको मैच करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है डॉक्टर साहब, अभी जिस तरह हम देख रहे हैं कि 15 महीने और तकरीबन 12 दिन के बाद अब ये इसराइल के दरमियान, हमास के दरमियान जो जंगबंदी का मुआहदा इस वक्त हो चुका है, डोनाल्ड ट्रंप इसका अभी हमें क्रेडिट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप के क्रेडिट में जाएगा या बाइडन के क्रेडिट में जाएगा? ये जी हाँ, बाइडन ने तो कल तकरीर की अपनी आखिरी, उसमें कहा कि देखिए अब जो है तोपें खामोश हो जाएंगी और अब वहाँ गन खामोश हो जाएंगे गजा में, और ये देखिए मैंने प्लान दिया था, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इन्होंने ये प्लान दिया था जो बाइडन ने, और वो दिया था मई 2024 में। यही प्लान, यही टैक्स था उस वक्त 3 फेजेस का, लेकिन मई 2024 में 36,000 अफराद शहीद हुए थे और अब देखिए 47,999 शहीद हो गए। इतने अरसे में अगर चाहते जो बाइडन तो वो यकीनन इसको इम्प्लीमेंट, चाहे कितना भी कमजोर प्रेसिडेंट हो अमेरिका का, अमेरिका की अपनी ताकत तो है, पैसे भी बेचता है, बम बारूद भी बेचता है, 85,000 टन बम और बारूद बेच के फलस्तीनियों पर जो है बरसाए गए हैं और खंडरात बना दिया गया है। ये जो बाइडन के जमाने में हुआ है। तो जो बाइडन को मैं क्रेडिट या मुझे ऐसे लोग क्रेडिट नहीं दे रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपना स्पेशल एनवाय भेजा, डोनाल्ड ट्रंप ने अपना स्पेशल एनवाय जो बाइडन के एनवाय के साथ रखे कतर पे, डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से बात की, डोनाल्ड ट्रंप ने कतरी प्राइम मिनिस्टर से और सीसी से बात की, प्रेशर काफी एक्सर्ट किया क्योंकि उसने अपने कैंपेन में इसका ऐलान किया हुआ था। इसका मतलब ये नहीं कि ये 3 फेजेस सारे इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। ये बहुत ज्यादा वसवसा है पूरी दुनिया का कि 3 फेजेस तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इजराइल का ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है। 1948 से लेके अब तक इजराइल को जब भी कोई भी एग्रीमेंट या कोई भी मुआहदा हुआ या कोई भी अमन की बात हुई, उसको वायोलेट जरूर किया। और इसीलिए तो नेतन्याहू ने क्या कहा कल, कहा कि जी मैं दोबारा जो है जंग शुरू करूंगा तो बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से करूंगा, बहुत खतरनाक तरीके से करूंगा। यानी कि अक़वाम मुत्तहिदा की आज रिपोर्ट शाया हुई है कि 92% मकान वहां जो हैं वो खंडरात बन गए हैं, डैमेज हो गए या डिस्ट्रॉय हो गए। अब पता नहीं नेतन्याहू ने ये धमकी क्यों दी है। वो इसलिए दी है कि नेतन्याहू ने अमेरिका के जरिए बड़ी कोशिश की कि इजिप्ट को राजी करे कि वहां के सहरा में इन फलस्तीनियों को धक्का देके निकाल दे और कब्जा कर ले। इस अभी भी पिछले 1.5 बरस में तकरीबन 15 महीने में उन्होंने भी 800 सेटलमेंट मजीद कर लिए वेस्ट बैंक की तरफ और गजा की तरफ भी आना शुरू हो गए। तो कब्जे की बात है, ग्रेटर इजराइल की बात है, जिसका नक्शा वो शाया कर चुके हैं इजराइल, और साथ में ये कोई अभी की बात तो है नहीं। जिस तरह के ये ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट 1897 में जब बना, स्विट्जरलैंड में जब पहली दफा ज़ायोनिज्म की बुनियाद रखी गई, तो उस वक्त से ये कॉन्सेप्ट चला आ रहा है। एक वतन होगा, फिर ग्रेटर इजराइल होगा, तो उसी का ये शाखसाना है और ये इस पे बहुत दफा जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया साबिक सफ़ीर डॉक्टर जमील अहमद खान हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने जा रहे हैं सर्वाइकल कैंसर के हवाले से। इसके हम आज बात करेंगे, इसकी अलामात के हवाले से, वजूहात क्या हैं, एहतियाती तदाबीर क्या हैं और इसका इलाज किस तरह से किया जाता है। सर्वाइकल कैंसर जो कि एक संगीन और जानलेवा कैंसर है जो रहम की गर्दन में पैदा होता है, और ये कैंसर वुमन HPV के इन्फेक्शन की वजह से होता है। अब ये इन्फेक्शन क्यों होता है, क्या वजूहात हैं इसकी, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जब ये बीमारी बढ़ जाती है तो इसमें खून आना, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, ये इसकी आम अलामात होती हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद होंगी, कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर अरीबा अतीक, हमें शो में ज्वाइन कर चुकी हैं, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमें इसके हवाले से भी बताएगा, अलामात इसकी क्या क्या होती हैं? जी,
देखिए, सर्विकल कैंसर जैसे हम रहम की गर्दन का कैंसर भी कहते हैं, ये पाकिस्तान के अंदर 15 साल से ज़ायद उम्र की औरतों में दूसरे नंबर का कैंसर है। सबसे पहले जैसे हम जानते हैं ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है, लेकिन अब ये वक्त के साथ साथ पाकिस्तान में दूसरे नंबर पर आ गया है। इसमें अफसोस की बात यह है कि पूरी दुनिया में जहाँ पर हम ये कैंसर ख़त्म कर चुके हैं, पाकिस्तान में ये दूसरे नंबर पर है जी। इसके ज़्यादा इसके अंदर जो ज़्यादा मसले की बात है वो ये है कि ये वो वाहिद कैंसर है जिसके लिए हम वैक्सीनेशन मौजूद है। ये कैंसर वो कैंसर है जिसे हम शुरू होने से पहले ही रोक सकते हैं, लेकिन अभी तक हम इसके लिए कुछ खास कर नहीं सके। ठीक है। और डॉक्टर साहब, कौन से ऐसे टेस्ट हैं जिनसे जो अगर हम करवा लेते हैं तो फिर हमें पता चल जाता है कि ये होने वाला है? क्योंकि अगर इसकी वैक्सीनेशन अवेलेबल है तो फिर ऑब्वियसली टेस्ट के थ्रू हम पहले ही ये पता कर सकते हैं कि किसको ये प्रॉब्लम शुरू हो रही है, तो वैक्सीनेशन की तरफ वो आसानी से जा सकते हैं। देखिए, इसके लिए जो टेस्ट अवेलेबल है इस टाइम पाकिस्तान में वो पैप्समेयर टेस्ट है, जिसके अंदर वो सेल्स लेके आप माइक्रोस्कोप के नीचे देख के पता चल जाता है कि आपको ये कैंसर होने वाला है या नहीं। और अगर हमें पता चल जाए कि कैंसर होने वाला है तो हम इसे शुरू होने से पहले ही मुकम्मल तौर पे रोक सकते हैं। अगर इसके वैक्सीनेशन की बात की जाए तो वो 9 साल से ज़ायद उम्र की ख़वातीन के अंदर आपको इसकी 2 डोजेज़ होती है। अगर आप 9 साल से पहले लगवाएं तो सिर्फ 1 चाहिए होती है, और अगर आप उसके बाद लगवाएं तो ये 2 डोजेज़ होती हैं, जिसकी वजह से 99% चांसेस हैं कि आपको ये कैंसर कभी होगा ही नहीं। ठीक है। और क्या अगर इसकी स्टेजेस को डिफाइन करना चाहें तो किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? जैसे दूसरे कैंसर हैं उसी तरह से इसकी भी स्टेजेस हैं, कौन सी स्टेज ऐसी है जो क्योरेबल है और कौन सी स्टेज ऐसी है अगर ज़्यादा देर हो चुकी है तो फिर उसका इलाज नहीं है? देखिए, इसकी जब हम इस टेस्ट करने का फ़ायदा ये है कि इस टेस्ट की वजह से आप कैंसर शुरू होने से 20 साल पहले इसकी तशख़ीस कर सकते हैं। जो इसकी पहली स्टेज है, जो कि अभी जिसके अंदर अभी कोई भी ज़्यादा आपका नुकसान नहीं होता, उसके अंदर जो बेसिक अलामात हैं वो ये है कि औरत को खून आता है या उसको पेट के निचले वाले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द होती है। अगर किसी को भी ऐसी शिकायत है तो उसको चाहिए कि वो फ़ौरन अपना टेस्ट करवाएं। इसके अलावा भी इसका इसको कहते हैं HPV स्क्रीनिंग प्रोग्राम, जो कि पूरी दुनिया के अंदर चल रहा है, जिसके अंदर आपकी उम्र अगर 15 साल से 45 साल के दरमियान है तो हर 3 सालों बाद आपको ये टेस्ट करवाना चाहिए। अगर वो टेस्ट नेगेटिव भी आ गया उसके बावजूद भी आपको ये टेस्ट करवाने की ज़रूरत है। और अगर 45 साल से 65 साल के दरमियान आपको ये टेस्ट हर 5 साल बाद करवाने की ज़रूरत है, और 65 साल के बाद आप बेशक ना करवाएं। इस तरीके से ये एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम है जो हमें इस टाइम पे अपने मुल्क के अंदर नाफिज करने की सख्त ज़रूरत है। ठीक है। स्क्रीनिंग तो एक तरफ हो गई जिस पे हम लोगों का ज़्यादा फोकस नहीं रहता। वैसे अगर ओवरऑल अगर हम बात करें, क्या कोई इसकी एहतियाती तदाबीर भी होती हैं? कोई ऐसी चीज़ें जिनका इस्तेमाल नहीं करना या ऐसी चीज़ें जिनका इस्तेमाल करते हैं तो फिर इससे बचा जा सकता है? इसका यूजुअली जो इसका फैलाव है वो जिनसी अमल से होता है, और इसके अलावा आपकी इम्यूनिटी वीक होने की वजह से ये वायरस इंसान के अंदर आ सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसे वो कैंसर के अंदर बने। ये उसी इंसान के अंदर कैंसर की शक्ल इख्तियार करता है जिसकी इम्यूनिटी वीक होती है। उसके लिए डेफिनेटली आप अपनी ग़िज़ा बेहतर बना सकते हैं। और दूसरी चीज़ें जिसकी वजह से ये बहुत कॉमन होता जा रहा है वो है तंबाकू नोशी और शीशे का इस्तेमाल, क्योंकि वक्त के साथ साथ हमने देखा है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है, इवन ख़वातीन में भी और मर्दों में भी। इवन मर्द भी, ये वो वायरस है जो मर्द के ज़रिए औरत में मुंतकिल होता है, लेकिन इसका लेकिन जो कैंसर है वो औरत के अंदर बनता है। सो अगर इसको ख़त्म करना है तो दोनों ही जिन्सों के अंदर इसकी वैक्सीनेशन और एहतियाती तदाबीर करने की ज़रूरत है। ठीक है। और इलाज में आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि इसकी वैक्सीनेशन ही है इलाज, या कोई और इलाज भी है? देखिए, अगर तो आपको कैंसर नहीं हुआ जब तक, तब तो आप वैक्सीनेशन से इसको क्योर कर सकते हैं। वैक्सीनेशन आप करवा लें, 9 साल की बच्चियों के अंदर करवा लें, बहुत ज़्यादा बेहतर है। पूरी ज़िंदगी उनको कैंसर होने का चांस नहीं है। लेकिन अगर एक दफ़ा कैंसर बन गया है तो उसके बाद आपको इसका डिपेंड करता है इसकी कौन सी स्टेज है। जो कैंसर की 4 स्टेजेस होती हैं, तो पहली और दूसरी स्टेज के अंदर तो कम्प्लीटली इलाज पॉसिबल है, लेकिन अगर आप 3rd और 4th स्टेज में चले जाएँ तो फिर साथ आपको रेडियोथेरेपी और इस तरह की इम्यूनोथेरेपी भी करवाने की ज़रूरत होती है। इलाज इसका मुमकिन है, लेकिन पहली और दूसरी स्टेज के इलाज ज़्यादा पॉसिबल है एज कम्पेयर टू 3rd एंड 4th। ठीक है। और डॉक्टर साहब, कोई स्पेसिफिक एज है ख़वातीन में जब ये अलामात ज़ाहिर होना शुरू होती हैं? शादीशुदा जो ख़वातीन हैं उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, किस एज से स्टार्ट होता है?
जी, शादीशुदा ख़वातीन के अंदर इसके अंदर और भी मसले होते हैं, जैसे इसके बहुत ज़्यादा इनफर्टिलिटी के मसले के साथ भी एसोसिएटेड है। इसके अलावा गैर शादीशुदा ख़वातीन के अंदर भी ये हो तो सकता है, तो उसके लिए भी बेसिकली यही ज़रूरत है। मेरा यहाँ पे आने का सबसे ज़्यादा मकसद भी ये है कि मैं अपने पूरे पाकिस्तान के लोगों को ये बता सकूँ कि इसकी वैक्सीनेशन भी अवेलेबल है और इसकी स्क्रीनिंग भी अवेलेबल है, और ये बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है। आपको कोई भी ऐसे अलामात आते हैं तो आप सबसे पहले अपना टेस्ट करवाएं और 9 साल से बाद अपनी बच्चियों को वैक्सीनेशन करवा लें। ठीक हो गया, यानी कि वैक्सीनेशन अगर हम करवा लेते हैं तो फिर हम इससे सेफ हो सकते हैं। और आप जिस तरह से आप भी ये बता रही हैं कि पूरी दुनिया में ही इस पर कंट्रोल है और पाकिस्तान में अब ये दूसरे नंबर पर ये बीमारी आ चुकी है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट फिर इस हवाले से या कोई दीगर इदारे हों जो अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहे हो? जी, बेसिकली तो मैं अभी रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस पे गई जहाँ पे हम इसी ही कैंसर के बारे में बात कर रहे थे। थोड़े से अफसोस की बात ये थी कि पाकिस्तान उस दुनिया के 5 ऐसे ममालिक में है जिसके अंदर गवर्नमेंट ने अभी तक कोई वैक्सीनेशन प्रोग्राम नाफिज नहीं किया। वरना ये गवर्नमेंट की तरफ से होता है कि वो स्कूलों में जाते ही जैसे आपके ये हिफाजती टीके हैं वो साथ ही वो लोगों को वैक्सीनेशन लगवा लेते हैं। सबसे जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जैसे बरतानिया या अमरीका हो गया, उधर ये कैंसर 99% क्योर हो चुका है। अगर होता है तो सिर्फ 1% होता है, और वो भी वो लोग जो वहाँ पे इमिग्रेट करके जा चुके हैं। इसके अगर हमारी हुकूमत, मेरे ये सजेशन है बल्कि अगर हमारी हुकूमत ये हिफाजती टीकों के अंदर एक टीका ये भी शामिल कर ले तो हो सकता है कि अगले 10 सालों के अंदर पाकिस्तान के अंदर भी कोई इस कैंसर की वजह से ना वफात पाए। ठीक है, अच्छा अब ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि अगर हुकूमती सतह पर ये चीज़ें की जाएंगी तो ही लोगों को अवेयरनेस भी होगी, तो ही लोगों को इस हवाले से आइडिया भी होगा। लेकिन दूसरी तरफ जब हम देख रहे हैं इसके इलाज को लेकर, तो इजीली अवेलेबल है गवर्नमेंट सेक्टर में अगर हम बात करें या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हम बात करें, तो इसके इलाज को लेकर किसी मुश्किलात का लोगों को सामना करना पड़ता हो, कितना एक्सपेंसिव है या कितना ईजीली अवेलेबल है? इलाज इसका सरकारी अस्पताल में भी पॉसिबल है और प्राइवेट भी, जैसे शौकत खानम, अब तो कैंसर केयर हॉस्पिटल भी अवेलेबल है, उन सब के अंदर है। लेकिन क्योंकि मेरा डेली बेसिस के ऊपर कांटेक्ट रहता है ऐसी जगहों पे, लोग बहुत ज़्यादा हैं और सीट्स बहुत कम हैं। लाइक एक ख़ास अमाउंट के अंदर ही कीमोथेरेपी होती है जो अवेलेबल होती है। इसके अलावा कुछ बेड्स हैं, तो इलाज मुमकिन है यहाँ पर और अब इलाज अवेलेबल भी है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी और अस्पताल और यूनिट्स भी बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग वेटिंग लिस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा देर तक रहते हैं और जितना ज़्यादा डिले हो उतना ज़्यादा कैंसर फैलने के इम्कानात ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, और आपने किस तरह से आप देख रही हैं अब जब हम जदीद मशीनों के हवाले से बात करते हैं या इलाज के जो तरीके नए आयरोज हम देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं, तो ये किस तरह से इसके इलाज की कामयाबी में इजाफा आपने किस रेशो में नोट किया है? अब अवेयरनेस पहले की निस्बत बेहतर हो गई है। जैसे अब इसके बारे में बात करो तो मैं अगर किसी जगह पे जाके बात करूँ तो ऑलरेडी मेरे से लोग ये सवाल पूछते हैं कि हम इसका टेस्ट कैसे कराएं, हम इसका इलाज कैसे कराएं। तो मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है कि काफ़ी हद तक लोग अब इसका इलाज करवाने के लिए टाइम पे अस्पताल पहुँच जाते हैं और वो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज के अंदर ही इलाज इसका शुरू हो जाता है। तो इसको मैं कामयाबी कहूँगी, क्योंकि जहाँ पे ऐसे कि आपको वफात पा जाने के बाद ही पता चलता था कि इस कैंसर की वजह से, क्योंकि यूजुअली खवातीन में ये मसला है कि वो बताती नहीं हैं। मैं क्योंकि इस बार मुझे मौका मिला है इस बारे में बात करने का, तो मेरी तमाम अपनी बहनों से ये गुजारिश है कि आपको अगर ऐसा कोई भी मसला हो, अगर आपको लगे कि आपको खून आ रहा है या आपको बहुत ज़्यादा दर्द है निचले वाले हिस्से में जो दवाई के बावजूद नहीं जा रही, तो प्लीज़ एक दफ़ा जाके अपना मुआयना कर लें। क्योंकि कैंसर के एक सबसे ख़तरनाक बात यह है कि पहली और दूसरी स्टेज में इसके बहुत ज़्यादा अलामात सामने नहीं आते। ये यूजुअली लोग उस वक्त तक, स्पेशली पाकिस्तान में, उस वक्त तक डॉक्टर के पास पहुंचते हैं जब वो तीसरी या चौथी स्टेज के ऊपर जा चुका होता है। सो अगर आपको थोड़ा सा भी मसला फील हो तो आप प्लीज़ जाके चेक करवा लें। ठीक है, और डॉक्टर साहब लास्टली इस हवाले से भी मैं बताइएगा कि जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो कितना अहम किरदार अदा कर सकती हैं लोगों को गाइड करने में। जो भी ख़वातीन हैं वो शादी के बाद जब गायनेकोलॉजिस्ट को विज़िट करती हैं, क्योंकि अवेयरनेस इस हवाले से हम देखते हैं कि हमेशा से फिर कम रहती है हमारे यहाँ, तो वहाँ से आपको लगता है कि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ईजीली फैल सकती है? गायनेकोलॉजिस्ट के साथ अक्सर मेरी मीटिंग होती रहती है और अब तो बहुत ज़्यादा हद तक हमने गायनेकोलॉजिस्ट पेशेंट को खुद भी गाइड करती हैं कि आप इस एज में हैं तो आप ये टेस्ट करवा लें। लेकिन क्योंकि जैसे हम लोग थोड़ा सा मुआशी मसाइल हमेशा से रहे हैं,
तो इस वजह से अक्सर लोग प्राइवेट सेटअप्स के अंदर तो ये टेस्ट कराने से ग्रेस करते हैं। जो सरकारी सेटअप है उससे ज़्यादा ये टेस्ट रिसीव होते हैं, क्योंकि वहाँ पे ये टेस्ट आपको फ्री होता है। तो लेकिन गायनेकोलॉजिस्ट अब काफ़ी ज़्यादा अब लोगों को ये आगाही देना शुरू हो गई है कि ये आप इस उम्र के हिस्से में हैं तो अब आपको ये टेस्ट करा लेना चाहिए। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा गायनेकोलॉजिस्ट ही इस सिलसिले में हमारी मदद कर सकती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर रिबा अतीक हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। उम्मीद करते हैं नाजरीन ये तमाम तर जो गुफ्तगू हमने की है, मालूमाती गुफ्तगू, ये हम सब लोगों के काम आएगी और अवेयरनेस फैलाना हम सबका काम है और हमें चाहिए कि इन तमाम चीज़ों पर हम ज़रूर नज़र रखें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन कुछ बात करेंगे मौसम के हवाले से, जहां पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में इस वक्त हम देख रहे हैं कि मौसम सर्द और खुश रहने की पेशगोई की गई है महकमा मौसमियात की तरफ से, जबकि बालाई इलाकों में शदीद सर्दी और जुज़वी तौर पर जो आबरआलूद है वो मौसम मुतवक्के है इस वक्त। और इसके साथ साथ पंजाब के जो अक्सर अजला हैं वहाँ पर भी ये देखा जा रहा है, सिंध के और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में देखा जा रहा है कि सुबह और रात के औकात में शदीद धुंध छाने की तवक्को की जा रही है, जिससे जो ट्रैफिक है उस पर काफ़ी असरात मुरतब हो सकते हैं। तो हमें तमाम तर जो वेदर है उसकी अपडेट लेकर ही अपने किसी भी ट्रैवल पर निकलने की ज़रूरत है। हमें ज्वाइन करें चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब, उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। सरफराज साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मौसम की जो पेशगोई हम देख रहे हैं उसके मुताबिक मुल्क के जो बेशतर हिस्से हैं वहाँ पर मौसम सर्द और खुश रहेगा। बालाई इलाकों में कहीं ना कहीं बर्फबारी की हवाले से भी कहा जा रहा है। बीच में आपके बंदा ही बोल पड़ा तो क्या? जी सरफराज साहब, मैं ये कह रहा था कि मौसम की पेशगोई के मुताबिक जिस तरह से हम देख रहे हैं मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम खुश्क है, सर्द है, बालाई इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई भी है। जी देखिए, अभी हुई है बलूचिस्तान में पिछले 2 दिन से बारिश चल रही है, कहीं हल्की कहीं दरमियानी। मकरान डिवीजन पे भी, कोयटा और गिरदनवा में भी बर्फबारी भी हुई है। ज़ियारत और कान में तरज़ई और दूसरी साइड्स पे अच्छी बर्फबारी हुई है कहीं कहीं। और बलूचिस्तान में अगले यानी आज का दिन भी है और इसी तरह से 22 तक है थोड़ी थोड़ी बारिश इस तरह से चागी डिस्ट्रिक्ट में बिलखुसूस और कोयटा और गिरदनवा में। और इसी तरह से यही वेव जब ऊपर जाएगी तो ऑलरेडी भी कुछ ना कुछ बारिश हुई है केपी के चंद एक इलाकों में और मरी साइड पे से ऊपर जैसे कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान में हल्की फुल्की बारिश हुई है और कश्मीर में चंद एक जगहों पर। तो ये अगले 2 दिन तक है ये वेव, इसका असर जो वेस्टर्ली वेव दाखिल हुई है बलूचिस्तान में, तो कहीं बारिश और कहीं पर बर्फबारी शुमाली इलाकों में मुतवक्के है 21 तक यानी कल तक, और कुछ इलाकों में परसों तक इसका असर रहेगा। और उसके बाद फिर ज़ाहिर सर्दी की शिद्दत में और बढ़ जाएगी जब 23 से आगे अगला पूरा हफ्ता फिर खुश्क मौसम होगा, सर्द और खुश्क। ठीक है, और जिस तरह से सुबह रात के औकात में भी ये कहा जा रहा है कि जो फोग है वो बहुत ज़्यादा डेंस होगी। देखिए इसमें अगले 2-3 दिन तो कम होनी चाहिए। जो जब बादल आ जाते हैं और एक तरह से बारिश और बर्फबारी वाली वेव चल रही होती है तो उसमें फॉग उन दिनों में कम हो जाती है। यूजुअली होती तो है लेकिन पैचेस में होती है और कुछ जगहों पर क्लियर होती है, कुछ जगहों पर पैचेस में होती है, लेकिन उतनी डेंस नहीं होती और बहुत देर तक नहीं होती। लेकिन ये वेव जब निकल जाएगी ज़ाहिर है 22 को, तो 23 या 24 से ऑनवर्ड जो अगला हफ्ता होगा जनवरी के आखिर तक, उसमें ज़्यादा शिद्दत की फॉग होगी फिर, क्योंकि ये वेव निकल जाने के बाद भी मॉइस्चर खासा अवेलेबल होगा। और जो आपके वेजिटेटिव एरियाज़ हैं और मोटरवे के साथ साथ के जो इलाके होते हैं वहाँ पर ज़्यादा मॉइस्चर होता है जब, तो टेम्परेचर फॉल करता है रात में तो वो फिर फॉग की शक्ल इख्तियार कर लेता है कंडेंस होकर। ठीक है, तो वो जो हफ्ता होगा 23-24 के बाद का, उसमें ज़्यादा डेंस फॉग मुतवक्की है फिर। ठीक है। अच्छा, और दूसरी तरफ एयर क्वालिटी इंडेक्स जैसे हम देख रहे हैं, एक बार फिर से लाहौर की बात करें, कराची की बात करें, पूरी दुनिया के जो शहर हैं उनमें भी जो फहरिस्त है एक, उसमें दोबारा से हम शामिल हो चुके हैं। लाहौर 1-2 दिन पहले नंबर 1 पर भी आ चुका है। अगेन एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़राब हो रहा है। देखिए असल में यही सर्दियों के सीज़न में था, यही होता है कि चूंकि बिल्कुल स्टेबल एटमॉस्फेयर होती है, कंडीशंस इस तरह की होती हैं कि सबसिडेंस अफेयर होती है और हवा कोई ख़ास स्पीड से चल नहीं रही होती, तो ज़ाहिर है जितने भी पोल्यूटेंट्स आपके होते हैं इंडस्ट्रीज़ के, गाड़ियों की मिशन और दूसरी जो फैक्ट्रीज़ और जैसे कहें, और कहीं पर एग्रीकल्चर बर्निंग या वेस्ट बर्निंग इवन, इस तरह की चीज़ों की मतलब वो सारे पोल्यूटेंट्स ज़ाहिर है कि उस जगह पर ही मोहल्लिक रहते हैं। अनलेस कि कोई वेव आ जाए, कोई हवा चले, उसको एक तरह से मिक्स कर दे, शिफ्ट कर दे, तो फिर उसमें कमी आती है। ठीक है। अच्छा, और बारिश के हवाले से अगर लाहौर की बात करें, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, 3 बड़े शहर जो पाकिस्तान के हैं, यहाँ पर बारिशों के कोई इम्कानात?
कराची में तो कोई इम्कान नहीं है, अगला जनवरी के एंड तक नहीं दिखाई देता। इस्लामाबाद में मैंने आपको बताया कि हो सकता है आज शाम हो जाए, कल हो जाए, ये अगले जो 2 दिन हैं उसमें है कि कुछ ना कुछ बारिश, कहीं पर लाइट रेन, कहीं पर मॉडरेटेड मुतवक्की है। लाहौर में भी इत्तेफाक से इस स्पेल के नतीजे में कोई इम्कान नहीं है बारिश का, लेकिन अगला जो स्पेल इस महीने के आखिर में एक मुतवक्की है 30-31 जनवरी को, 30 जनवरी से, तो उसमें इम्कान बनेगा, हो सकता है कि लाहौर में के आसपास और उस पूरे एरिया में भी बारिश हो सकती है। ठीक है। और सरफराज साहब, जैसे कहा जा रहा था जिस तरह से गर्मियाँ हमने देखा कि बहुत ज़्यादा गर्मी जो है वो अपने पीक पर गई थी और एक्सपेक्टेड यही था कि जो सर्दियाँ होंगी वो भी काफ़ी शिद्दत वाली होंगी, तो ऐसा नहीं लग रहा अभी तक के मौसम को देखकर उतनी शिद्दत नहीं है सर्दी में। नहीं जी, देखिए दिसंबर तो खासा सर्द रहा है, मामूल से कम रहे हैं टेम्परेचर पूरे पाकिस्तान में और खासी मार्जिन से कम रहे हैं। तो इसी तरह से जनवरी भी अभी तक कुछ एरियाज़ में तो सर्दी चल रहा है, यानी कूलर देन एवरेज चल रहा है। कुछ एरियाज़ में ऐसे है जहाँ बादल बादल रहते हैं या कुछ ना कुछ वेव आती है, तो वो फिर इस तरह से है। लेकिन ओवरऑल देखिएगा आपके एट द एंड ऑफ द सीज़न ये शायद इम्कान यही है कि कूलर देन एवरेज, यानी कुछ ना कुछ टेम्परेचर्स कम ही रहेंगे। और दिसंबर तो खासा सर्द रहा है, आपको याद हो अगर, तो जनवरी में मिक्स ट्रेंड रहा है क्योंकि कुछ ना कुछ वेस्टर्ली अप्रोच कर रही है, तो उसकी वजह से। ठीक है सरफराज साहब, जिन लोगों ने नॉर्दर्न एरियाज़ में ट्रैवल करना है उनके लिए क्या एडवाइजरी है टूरिस्ट के लिए? देखिए अगले 2 दिन जो है ना, इसमें वेदर है वहाँ पर शुमारी इलाकाजात में बर्फबारी भी है, और ज़ाहिर अगर पहाड़ी इलाकों में आपको पता है कि ज़्यादा वो हो जाए, बारिश अगर किसी जगह पर ज़्यादा हो जाए तो वो लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा रहता है। तो मतलब कि ये कि वेदर एडवाइजरी को देखकर वो अपना प्लान करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और मौसम के हवाले से वो ये एडवाइजरी दे रहे हैं कि वो टूरिस्ट जिन्होंने नॉर्दर्न की तरफ ट्रैवल करना है उन्हें एहतियाती तदाबीर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बर्फबारी वहाँ पर हो सकती है, तो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है उन तमाम लोगों के लिए जो नॉर्दर्न की तरफ ट्रैवल करने वाले हैं। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन ख़त्म हुआ है, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।